नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत प्रस्तुत व्याख्यान के में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पर हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के जो हमारे लेक्चर थे, व्याख्यान थे, उसके अंतर्गत हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पर चर्चा की थी और मध्यकालीन आर्य भाषा। आज जैसा कि देखो बच्चों, आपको मैंने एक यहाँ पर लिखा है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका मैंने विगत में भी बार बार समय सीमा बताई थी, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इस भाषा के दो रूप मिलते हैं, वैदिक और लौकिक संस्कृत। इसके बाद जो भाषा आती है वह है मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक। इस काल की भाषा को 3 वर्गों में रखते हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, जिसकी हमने विगत में बहुत विस्तृत चर्चा करी। आज का जो हमारा मुख्य बिंदु या शीर्षक है वह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, जिसका समय 1000 ईसा से अब तक है। प्राकृत काल में 7 अपभ्रंशों से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ, और वे 7 अपभ्रंश कौन कौन थे वो इस प्रकार है। आधुनिक आर्य भाषाएं जिन 7 अपभ्रंशों से निकलकर बनी है वो है, एक तो ब्रांचड़ से निकली है सिंधी, केकई से लहंदा, टक से पंजाबी और महाराष्ट्र से मराठी। 5वें नंबर की है शॉर्ट सैनी से गुजराती और पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। इसके बाद आती है मागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है? बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी से निकली है पूर्वी हिंदी। अब हम हिंदी की उपभाषा और बोलियों से बात करते हैं। हिंदी अपने आप में कोई एक भाषा नहीं है, वरन वह 17 बोलियों का एक समूह है। अब कौन कौन सी इसमें भाषा आती है वो हम बात करते हैं। हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली सभी बोलियों और उपबोलियों को हिंदी के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। हिंदी की बोलियों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी जो बोलियां है ना, अब हमने पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी, इन 5 जो समूह है, उन 5 समूह की जो उपबोलियां हैं उनसे मिलकर जो हिंदी बनती है उसकी हम चर्चा करते हैं। पश्चिमी हिंदी की 5 उपबोलियां हैं। पहली है खड़ी बोली, दूसरी बांगरू, तीसरी ब्रजभाषा, चौथी कन्नौजी और 5वीं बुंदेली। इसी प्रकार राजस्थानी हिंदी की अंतर्गत आती है मारवाड़ी, दूसरा है जयपुरी, तीसरा है मेवाती और चौथा है मालवी। तीसरा जो हमारा समूह है पूर्वी हिंदी, उसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी में भोजपुरी और मगही। 5वां पहाड़ी हिंदी में कुमायूनी और गढ़वाली। अब देखिए, गिनती करें 5 और 5 तो ऊपर वाली हो गई, फिर 4 ये हो गई, 5 और 4 9, 10 11 12 13 14 15 16, 17 का नाम लिया था, जिसमें बिहारी के अंदर मगही, मैथिली और भोजपुरी। मैथिली भाषा को इसलिए नहीं स्वीकार कर रहे अब क्योंकि उसे अष्टम अनुसूची में एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान लिया गया है, तो वह हिंदी की उपबोली नहीं रही। हिंदी की उत्पत्ति की बात करते हैं हम, तो हिंदी की उत्पत्ति लगभग 1000 ईसा के समय हुई। हिंदी के प्रथम कवि के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान विद्यापति को तो कुछ विद्वान अमीर खुसरो को तथा कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। 1000 ईसा के आसपास हिंदी का उद्भव हुआ। यूँ बोलचाल के रूप में
उद्भव और भी पहले हो गया था। हिंदी भाषा के प्रारंभिक रूप का आभास सर्वप्रथम हेमचंद्र के हेमचंद्र शब्दानुशासन में देखने को मिलता है। उनके कई उदाहरणों में हमें हिंदी या खड़ी बोली के उदाहरण देखने को मिलते हैं। हिंदी में वे सब ध्वनियाँ विकसित हो गई थी जो तत्कालीन पश्चिमी अपभ्रंश में विद्यमान थी। इस प्रकार हिंदी 1000 ईसा के आसपास अस्तित्व में आ गई थी। अब विद्यार्थियों, ये तो 2 मैंने PDF के रूप में डाले, लेकिन अब हम बात करते हैं हिंदी की उत्पत्ति और उसके विकास की। लगभग 1500 वर्ष पहले से ही, इसका PDF नहीं है, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं क्योंकि जो मुख्य बिंदु है मैं उसको यहाँ उठा रही हूँ। लगभग 1500 कि ये अस्तित्व में कैसे आया, शब्द कैसे अस्तित्व में आया हिंदी, इसके लिए और विद्यार्थी उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको इसका PDF अलग से WhatsApp पे भी डाल दूँगी, क्योंकि नेट के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न बहुत अधिक आते हैं। लगभग 1500 वर्ष पहले से ही हमें हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग मिलता है। भाषाविदों के अनुसार हिंदी की उत्पत्ति सिंधु से हुई है। प्राचीन भारत में अरब फारस के यात्रियों को जब भारत में आना पड़ता था तब वे सिंधु नदी को पार करके आते थे। उन यात्रियों के लिए भारत सिंधु प्रदेश था। अरब फारस के लोग महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राण में उच्चारण करते थे। महाप्राण और अल्प प्राण से आप परिचित होंगे। महाप्राण वो कहते हैं जिसमें हम उच्चारण करते वक्त हमारे मुख से जो वायु निकलती है ज़्यादा, और अल्प प्राण में वो अक्षर आते हैं, वो शब्द आते हैं, जो वो वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण करते वक्त अल्प प्राण मतलब कम वायु का प्रयोग होता है। वहाँ स को ह, देखो स और ह उच्चारण करिए, स महाप्राण है और ह अल्प प्राण है। वहाँ स को ह और ध का उच्चारण द होने के कारण सिंधु क्या हो गया, सिंधु को हिंदू कहने लगे और हिंदू से ही हिंदी और हिंदुस्तान बने। जब यह सिंधु शब्द ग्रीक पहुंचा तो ग्रीक में स को क्या कहने लगे, ई और ध को ड। उच्चारण करने पर यह इंडू बना और इंडू से इंडिक होता हुआ शब्द इंडिया बना, जो नितांत भारतीय शब्द है। फारसी भाषा में हिंद देश के निवासी हिंदी कहलाए। कवि इकबाल का ये प्रसिद्ध गीत हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा में भी हिंदी का प्रयोग भारतवासी के लिए हुआ है। भाषा के अर्थ में भी हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम ईरान और अरब में ही हुआ है। प्रारंभ में भाषा के रूप में हिंदी शब्द का प्रयोग खड़ी बोली हिंदी के लिए नहीं किया जाता था, वरन भारत की भाषा के रूप में इसका प्रयोग होता था। हकीम बजरोया, जिन्होंने संस्कृत के पंचतंत्र का अनुवाद जब फारसी में किया तो उन्होंने लिखा, यह अनुवाद ज़बाने हिंदी से किया गया है। इससे उनका अभिप्राय संस्कृत से था। एक स्थान पर अमीर खुसरो लिखते हैं, यह हिंद की भाषा है। भारत में सर्वप्रथम हिंदी भाषा के रूप में प्रयोग एक विदेशी विद्वान अल बरूनी ने 11वीं शताब्दी में किया। इन सभी विद्वानों ने हिंदी से तात्पर्य भारतीय भाषा यानी संस्कृत के लिए किया। 14वीं शताब्दी के आसपास दिल्ली के आसपास जन भाषा हिंदी हिंदुवी अथवा हिंदवी के नाम से जानी जाती थी। मुसलमानों के आने से पहले हमारी भाषा को सामान्यतः भाषा या भाका ही कहा जाता था। ब्रज या अवधि में कही गई रचनाओं की काव्य भाषा को भी भाषा ही कहा जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि जन सामान्य में प्रयुक्त हिंदी को भाषा कहा जाने लगा था। इसके अनेक उदाहरण हमें काव्य में देखने को मिलते हैं, जिसे कबीरदास जी कहते हैं, संस्कृत कबीरा कूप जल भाषा बहता
नीर है। संस्कृत क्या है? कुएं के जल के समान है, और जो भाषा है वो बहते पानी के समान है। तुलसी कहते हैं का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांझ। जायसी कहते हैं लिखी भाषा चौपाई कहे। तो ये जहाँ जहाँ शब्द भाषा शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ वहाँ या हिंदी से उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। 18वीं शताब्दी में राम प्रसाद निरंजनी ने योग वशिष्ठ का हिंदी में अनुवाद करके उसे भाषा योग वशिष्ठ कहा। फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हिंदी के अध्यापक भाषा मुंशी कहलाते थे। मुसलमानों के आगमन के बाद भाषा के साथ साथ हिंदी शब्द भी प्रयुक्त होने लगा था। कालांतर में अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति और भाषा नीति के विभिन्न पड़ाव पार करती हुई उत्तर पश्चिम की भारत की जनभाषा का हिंदी नाम रूढ़ हो गया, जिसमें ब्रज, अवधी, राजस्थानी, बांगरू, बुंदेली, बिहारी, पहाड़ी आदि बोलियों का समन्वित मिश्रण था और जिसका उद्गम स्रोत सीधे संस्कृत से जुड़ता था। भारत की सभी आर्य भाषाओं की तरह हिंदी भाषा का जन्म और विकास भी भारतीय प्राचीन आर्य भाषा से हुआ है। विद्वानों ने भारतीय आर्य भाषा के विकास सूत्र को 3 कालों में विभाजित किया, जिसको अभी हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के रूप में जाना। बच्चों, हम हिंदी भाषा के विस्तार की बात करते हैं। हिंदी भाषा का विस्तार अपभ्रंश भाषाओं के बाद हुआ, ऐसा हमने अभी अपने इस टेबल या चार्ट में देखा। 1000 ईसा से पहले 7वीं 8वीं शताब्दी में कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि उस शताब्दी के आसपास हिंदी किसी न किसी रूप में प्रचलित थी। पुष्य कवि की भाषा में हिंदी का प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है। 9वीं 10वीं शताब्दी के धर्म प्रचारक भी हिंदी का प्रयोग करते थे। जैन और वज्रयानी संत लोग अपभ्रंश की रचनाओं में हिंदी का प्रयोग करते थे। सिद्ध सरहपा की पंक्तियों में हिंदी का प्रयोग स्पष्ट देखने को मिलता है। सन 1990 के आसपास जैन विद्वान देवसेन सूरी ने भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया है। हिंदी के प्राचीन रूप ही आगे विकसित होते हुए वर्तमान रूप को प्राप्त हुए। हिंदी के विकास विस्तार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आदिकाल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। आदिकाल का समय 1500 ईसा तक है, मध्यकाल का 1500 से 1800 ईसा तक है और आधुनिक काल 1800 ईसा से बाद तक यानी अब तक है। विद्यार्थियों, हम संक्षेप में आदिकाल या प्रारंभिक काल और मध्यकाल का चर्चा करते हैं। आधुनिक काल को हम कल लेंगे। ये तो एक साथ बहुत सारी बातें आने पर क्या है कि हमारे दिमाग से ये निकल जाएगी। आज मैंने बहुत सारी आपको आधुनिक आर्य भाषाओं के बारे में बताया, साथ आधुनिक आर्य भाषा कैसे अपभ्रंश भाषाओं से आधुनिक आर्य भाषा ही निकली, किस तरह से हिंदी 17 बोलियों का समूह उसकी बात करी, हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करी। तो एक साथ हम बहुत सारे बताएं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हम पहला काल लेते हैं हिंदी के विकास विस्तार का। ये प्रश्न प्राय आता ही है, नेट की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आदिकाल या प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल की हिंदी पर अपभ्रंश भाषा का अत्यधिक प्रभाव था। यह युग राजनीतिक दृष्टि से उथल पुथल तथा अशांति का युग था। आपने फर्स्ट ईयर में इसको भली भांति पढ़ा है। हिंदी की विभिन्न बोलियां तथा उपभाषाएं स्वतंत्र विकास एवं विस्तार करने की ओर अग्रसर थी, परंतु परिस्थितियों के कारण विस्तार की गति मंद थी। हिंदी की प्रवृत्ति तद्भव शब्दों को ग्रहण करने की अधिक थी। फिर भी देशी और विदेशी जैसे अरबी, फारसी, तुर्की का समावेश हो रहा था। इस काल की भाषा में मुख्य रूप से डिंगल, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, मैथिली, पंजाबी, दक्षिणी बोलियों का सम्मिश्रण
मिलता है। अपभ्रंश की तरह इस काल में संयुक्त स्वरों का अभाव था। गोरखनाथ, चंद्रबरदाई, नरपति नाल्ह, विद्यापति, अमीर खुसरो, ख्वाजा बंदा नेवाज आदि कवि इस काल के हिंदी कवियों में मुख्य थे। यह समय प्रारंभ से 1500 ईसा तक माना जाता है। अब हम दूसरा काल लेते हैं हिंदी का विकास का, मध्यकाल, जिसका समय से है 1500 ईसा से 1800 ईसा तक। 1500 ईसा से 1800 ईसा तक का काल मध्यकाल माना जाता है। मध्यकाल तक आते आते हिंदी का रूप काफ़ी विस्तार पा चुका था, ये काफ़ी स्पष्ट हो चुका था। 16वीं शती के प्रारंभ में राजनीतिक परिस्थिति में परिवर्तन हुआ। सन 1526 ईसा में देश के शासन की बागडोर मुगल शासकों के हाथ में आ गई। देश में राजनीतिक अशांति के युग की समाप्ति हुई। इसलिए इस काल में हिंदी में साहित्यिक विकास की दशा उन्नत हुई। हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो गया तथा उसकी प्रमुख बोलियां विकसित हो गईं। इस काल में ब्रज और अवधी का अच्छा प्रचार और विस्तार हो रहा था। हिंदी में क, ख, ग, ज और फ, ये क, ख, ग, ज और फ, उन सबके नीचे एक नुक्ता तो बिंदी, 5 वर्णों में ये बिंदी लगती है। और ये विदेशी ध्वनियाँ है जो हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गई। ये अरबी फारसी के हैं जो नुक्ता, इनके नीचे जो बिंदी लगती है उसे नुक्ता कहते हैं और 5 वर्णों में लिखता है क, ख, ज और फ। अरबी फारसी के बहुत से शब्द हिंदी के अंदर सम्मिलित हो गए। हिंदी अपभ्रंश के बजाय संस्कृत से अधिक प्रभाव ग्रहण कर रही थी। उस समय के कवियों में कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, केशव, भूषण, घनानंद आदि प्रमुख कवि हैं। इस काल में खड़ी बोली के मिश्रित रूप का भी साहित्य में प्रयोग होता रहा। महाराष्ट्र के कवि नामदेव की कविता में खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है। खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में मुसलमान कवियों का विशेष हाथ रहा है। हिंदुओं में से गंग भाट ने चंद वर्णन की महिमा कृति खड़ी बोली में लिखी थी। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज हम इतना ही। कल हम आधुनिक काल यानी स्वतंत्रता पूर्व या स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व की हिंदी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।